नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम एक मैथ का मॉडल पेपर आपके सामने ला रहे हैं। पुरानी वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे भाइयों ने मैथ के मॉडल पेपर के लिए कहा, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम मैथ का मॉडल पेपर ला रहे हैं। इसमें हमने कंप्लीट मैथ के सवालों को इकट्ठा किया, किसी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं उठाए हैं, सभी पूरा का पूरा मैथ शामिल किया है इसमें। ठीक है, आपको पता ही है मॉडल पेपर करना कैसे। जैसे आपके सामने सवाल आए, पहले उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद सवाल को कीजिए, और जब आपका आंसर लिख लें अपना, उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए, जिससे कि आपको हमारे आंसर से भी मैच कर सके। और देखिए, फिर लास्ट में टेस्ट ट्राई कीजिए कि आपके कितने सवाल ठीक हैं। एक बात और भाई, ये वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई तो सिर्फ एक किताब के ही सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवाल हमने खुद ही बनाए हैं, तो इसलिए किताब में सवाल मैच होने के चांस ही नहीं उठते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पहला सवाल हमारी तरफ से, सवाल क्या कह रहा है? कुछ पुरुष अपने घोड़ों के साथ कहीं जा रहे हैं। प्रत्येक पुरुष के पास अपना एक घोड़ा है। प्रत्येक पुरुष के पास अपना एक घोड़ा है। तिहाई पुरुष पैदल चल रहे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों पर बैठे हैं। पैदल कितने चल रहे हैं? तिहाई पुरुष पैदल चल रहे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों पर बैठे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 84 हो तो घोड़ों की संख्या बतानी है कि घोड़े कितने हैं वहां पर। वीडियो पॉज कीजिए भाई और कीजिए। ओके, आ जाते हैं भाई। तो बात आती है कि इसका सवाल करेंगे कैसे हम। देखिए, हमारे पास यहां पर है, कुछ पुरुष अपने घोड़ों के साथ कहीं जा रहे हैं। प्रत्येक पुरुष के पास अपना एक घोड़ा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जितने पुरुषों की संख्या उतने ही घोड़ों की संख्या है। और एक तिहाई पुरुष पैदल चल रहे हैं, तो पैदल चलने वाले पुरुष है, मान लिया ए। कुल घोड़े कितने मानते हैं भाई हम? 3A, क्योंकि जितने कुल घोड़े हैं उतने ही पुरुष हैं। 3A पुरुष है, 3A ही घोड़े हैं, जिनमें से 3A में से एक के पैदल चल रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना? तो हमने पैदल चलने वाले की बात कर रहे हैं, पुरुष है A, और कुल घोड़े कितने हैं भैया? 3A हैं। अब देखिए, तो जो पैर जमीन पर पड़ रहे हैं, ये कह रहा है यदि जमीन पर पैरों की संख्या 84 है, तो पैर जमीन पर किसके पड़ेंगे? जो पैदल पुरुष चल रहे हैं, और सभी घोड़ों के तो सभी के पैर जमीन पर होंगे, पुरुषों के सिर्फ पैदल वालों के होंगे। तो एक पुरुष के 2 पैर, तो सभी के हो गए 2A। और इसमें कितने गुणा होगी? 4 की गुणा। तो ये हो गया 12A और ये हो गया 2A, तो कितना हो गया भैया? 14A। यानी जमीन पर कुल पैर पड़ रहे हैं 14A। ठीक है, 14A बराबर 84, तो A बराबर 6। अब A कौन था? हमने माना था A ऐसे पैदल चलने वाले पुरुष थे A, तो A बराबर 6 आ गया। तो जब तिहाई पुरुष पैदल चल रहे हैं, यानी पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या 6 है, याद रखना। तो 3A कितना हो गया भैया? 18 हो गया। तो 18 क्या है? पुरुषों की संख्या, और जितने पुरुष है उतने ही घोड़ों की संख्या है। आगे तो बहुत आसान है, तो आंसर आ गया C, 18। 18 घोड़े हैं, 18 ही पुरुष हैं। 18 घोड़ों के पैर जमीन पर पड़ रहे थे और तिहाई पुरुषों के पैर पड़ रहे थे। एक बार ट्राई करते हैं। हमारा आंसर क्या आया? 18। 18 ही घोड़े हैं, 18 ही पुरुष है। तो देखिए, अब घोड़े कितने हैं हमारे? 18। पुरुष कितने? 18। पैदल चलने वाले पुरुष कितने? 6। घोड़े हैं 18। इन सभी के पैर जमीन पर पड़ेंगे, इनके बीच पैर जमीन पर पड़ेंगे। इसमें 2 की गुणा और इसमें 4 की गुणा। घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 12 पैर तो पुरुषों के पड़ रहे हैं और 72 पैर जमीन पर घोड़ों के पड़ रहे हैं। तो टोटल कितने पैर जमीन पर है? 84। वही आंसर आ गया। आप उल्टी तरफ से भी आप कर सकते हो सर। दूसरा भाई, अगर आप इसको नहीं जानते तो ऑप्शन से कर सकते हो, और ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि तिहाई नहीं कर सकते भाई। अगर 20 पुरुष है तो 20 ही घोड़े, अब उनका तिहाई तो कर नहीं सकते, तो ये तो हो नहीं सकता, इनमें से हो सकता था। आप बीच का ऑप्शन ट्राई करके देखिए, अगर कम पड़ रहा तो बढ़ा दीजिए, ज्यादा हो रहा तो घटा दीजिए, आंसर आ जाता बहुत आसान से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 25% है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। ओके, टाइम ओवर भाई। हाँ जी, तो देखिए बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत लंबी कैलकुलेशन कर दी होगी इस सवाल में, जबकि सवाल बहुत आसान है। सही आंसर है बी, 6। क्यों है? आप इसको तो पढ़ो ही मत ना, ये यहां पर पढ़ लिए बस। 4 लगातार सम संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, और बीच में क्या दे रखा उस कहानी को पढ़ो ही मत ना। 4 लगातार सम संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है भाई। आप कोई सी भी 4 संख्या उठा लीजिए कहीं से भी भाई, 4 लगातार सम संख्या 22, 24, 26, 28, अंतर इनमें कितने का है? 6 का है। आप कहीं और से उठा लेते हैं, हमने उठाया 38, 40, 42, 44, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में कितने का अंतर है? 6 का है। जब हम 4 लगातार सम संख्याएं लेंगे तो उनमें 6 का अंतर होगा, तो सिर्फ यही करना था। हम इस सवाल के द्वारा ये जानना चाह रहे थे आप लॉजिकल हो या रटा हुआ चल रहा है सर। अगर आप इसको करने लग गए तो इसका मतलब आपने मैथ को भी रटने की कोशिश करते हैं सर। करना ही नहीं था, देखते ही सवाल का आंसर आ रहा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ट्राई कीजिए भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत करेगा इसको। ओके ठीक है सर, आ जाते हैं सर। तो 16 की पावर a+3, 16 को बोलेंगे हम 2 की पावर 4 की पावर a+3, 4 को बोलेंगे 2 की पावर 2 की पावर 3a+2, इसको बोलेंगे 2 की पावर 4, जो 4 है इसकी गुणा करेंगे, 4a + 12 बराबर 2 की पावर 6a + 4। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं सर, हमने ये कर लिया सिंपल सा। इसको करने के बाद ये भी 2 की पावर है और ये भी 2 की पावर है, दोनों तरफ 2 की पावर है, तो इसको तो कैंसिल ही कर लो। तो आप इसका मतलब पावर बराबर होंगी, पावर बराबर होंगी का मतलब 4a + 12 = 6a + 4। a को एक तरफ करेंगे, 4a इधर जाएगा, संख्या को एक तरफ करेंगे तो 4a इधर जाके घट जाएगा, बचेगा 2a, 4 इधर घट जाएगा 8, 2a = 8, a = 4। लेकिन भाई इस सवाल में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, a बराबर नहीं पूछा। अगर आप में से a = 4 लाए हैं तो भी गलत है, क्योंकि √a बराबर पूछ रहा है, आंसर सी है। भाइयों कई बार ऐसा भी होता हमारे साथ कि हम पूरे सवाल को कर देते हैं और करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, और जिसमें हमने बहुत मेहनत की वो सवाल 0 हो जाता हमारा। इसलिए ये चीज का भी ध्यान रखना, सवाल को पूरा ध्यान से देखना चाहिए। आंसर है सी 2। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए भाई। 6 की पावर 73, 6 की पावर 74, 6 की पावर 75 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, वीडियो पॉज करके ही करना है आपको हर सवाल को, और मैं उम्मीद करता हूं आपने ये पूरी अच्छी तरह से कर लिया होगा। अब आ जाते हैं इस सवाल पर। ऐसे सवाल जिसमें बहुत सारी पावर दे रखी है और पूछे किससे विभाजित होना है, तो इनको करने का सही तरीका क्या होता है? ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनमें सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेना चाहिए। तो इनमें सबसे छोटी पावर क्या है? 6 की पावर 73। जब कॉमन ले लिया तो यहां से कुछ नहीं बचा, 6 की पावर 73 था, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 लिखते हैं। यहां 6 की पावर 74 में से 6 की पावर 73 कॉमन ले लिया, 6 की पावर 1 बचा। 6 की पावर 75 था, इसमें 6 की पावर 73 कॉमन ले लिया, 6 की पावर 2 बचा। इसको कहेंगे 6 की पावर 73, 36 6 42 और 1 43। ठीक है, ये 6 की पावर 73 गुणा 43 है भाई, बहुत अच्छे। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि जी 43 आंसर आ गया। यहां भी वही सवाल है जैसा मैंने पहले बताया था, अगर आपने लापरवाही करी तो। अब देखिए ये 43 इसके गुणा में आ गया है, 6 की पावर 73 गुणा 43,
यानी ये 43 से कटेगी कटेगी, ऑप्शन ए जरूर है। लेकिन आगे भी देखना चाहिए भाई हमें, क्यों? 6 की पावर 73 को हम इसको बोल सकते हैं 6 की पावर 72 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43। 6 की पावर 73 को 6 की पावर 72 गुणा 6 की पावर 1 बोल सकते हैं। 6 की पावर 73 गुणा बराबर होता है 6 की पावर 72 गुणा 6। ओके, तो 6 को बोल दिया 2 गुणा 3 गुणा 43। अब इसमें क्या है, ये 43 से कट रही है पहली चीज, 43 और 2 की गुणा करें तो ये 86 से कट रही है दूसरी चीज, और 43 और 3 129 से भी कट रही है तीसरी चीज। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आ गया उपरोक्त तीनों, आंसर आ गया डी। अब देखिए भाई, मैं उनसे कहना चाहूंगा जो इस सवाल को कर रहे थे और लास्ट में जल्दबाजी में सवाल खो दिया, तो कितनी बड़ी गलती है भाई, याद रखिए, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? मैं सचेत कर रहा हूं, हो सकता है आगे भी आपको ऐसे ही हम फंसाएं, और अगर आप हमारे जाल में फंस रहे हो तो एग्जामिनर के जाल में भी फंसेंगे। और एक बात और भाई, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके सवाल गलत कराऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ऐसी चीजें सिखाऊं जिससे कि एग्जाम हॉल में आपकी गलती ना हो। क्लियर है? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अभी तो 5वां सवाल है भाइयों, 300 से 500 तक की कितनी संख्याएं 17 से विभाजित हो जाती है? 300 से 500 तक की कितनी संख्या है जो 17 से पूरा पूरा कट जाती है? ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। ट्राई कीजिए भाइयों। ओके, ठीक है भाई। तो देखिए सर, इस सवाल में हमें करना क्या होता है कि पहले बड़ी संख्या को जिससे काटना उससे भाग दीजिए। 500 को 17 से भाग दिया, 17 से 2 बार कटा 34, 16 बचा, 17 से 9 बार 153, शेष से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 29 आ गया। यानी 500 तक की 29 संख्याएं जो 17 से कट रही है, लेकिन हमें बताना 300 से 500 तक की। अब 300 से काटते हैं भाई, 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, 13 बचा, 17 से 119, 11 बचा। अभी देखिए, जब हम 500 को काट रहे तो 29 आ रहा, 300 को काट रहे 17 आ रहा है हमें, क्योंकि 500 से 300 तक चाहिए। एक बात और सर, अगर यहां पर तो खैर कोई बात नहीं है, आप 300 भी ले सकते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि 299 लेना चाहिए आपको, क्योंकि अगर 300 को ध्यान रखना है कि ये उसमें शामिल है या नहीं है, ठीक है? तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है बिल्कुल क्लोज में जब आता है, तो उस पर ध्यान रखना होता है। 300 से 500 तक कह रहा है तो हमें 299 लेना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो आ जाते हैं भाई। अब इसमें से इसको और इसका अंतर देखिए, 29 और 17 को घटाए तो कितना आ रहा है भैया? 12। आंसर 12 आएगा भाई। एक बात और सर, सवाल बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ भाइयों का गलत हो गया होगा। क्यों गलत हुआ होगा, उस पर आ जाते हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे क्या करते हैं इस तरीके को, आंसर हमारा क्या आया भैया? 12 आया है, याद रखना। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, ऐसे सवाल को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि 500 और 300 को घटाएंगे आपस में, 500 और 300 को घटाया 200, और इसको 17 से भाग देंगे। तो भैया ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा सवाल सेट किया है। क्योंकि अगर इससे काटेंगे हम तो ये 11 बार कटेगा, 187 काट कर देख सकते हैं आप, 13 शेष बचेगा। तो 11 आंसर नहीं 12 आंसर है, वो मैं आपके सामने सिद्ध कर चुका हूं। आप चाहे तो एक एक संख्या को चेक कर सकते हैं। 12 संख्याएं आएंगी 300 से 500 तक की जो 17 से कट रही है। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि इन दोनों को घटाते भाग देते हैं, तरीका गलत है। ये 50% लगता है, 50% फेल हो जाता है, इसलिए इस तरीके को अप्लाई मत करना। आपको करना क्या है, पहले बड़ी संख्या को भाग देंगे, फिर छोटी संख्या को भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उन दोनों को घटा देंगे भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 144 है, तो बड़ी संख्या बतानी है आपको। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 144 है, बड़ी संख्या बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई कीजिए भाई। ओके, ठीक है भाई। तो देखिए, इसको अगर हम मैथ से करें तो क्या है, देखिए हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो मान लिया एक संख्या a है, दूसरी छोटी b है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर 144।
अब इससे आगे क्या दे रखा है? इससे आगे दे रखा है दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली विषम संख्या हैं। तो कोई सी भी विषम संख्या हो, 13 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, उनमें 2 का अंतर होता है। इसका मतलब ये भी हमें पता है कि अगर a में से b घटाएंगे तो 2 आएगा भाई। क्यों? क्योंकि 2 क्रमागत विषम संख्या है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होता है भाई? a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर 144। अब a माइनस बी कितना होगा? 2 है, तो इसका मतलब a प्लस बी गुणा 2 बराबर 144। अब इस 2 को अगर बट्टे में ले जाएंगे तो कितना हो गया भाई? 72 हो गया। इसका मतलब हमारा a प्लस बी कितना आ गया भाई? 72 आ गया। a माइनस बी 2 है, a प्लस बी 72 है। अब दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ा, 74, 74 का आधा 37, बड़ी संख्या 37 है। अगर छोटी संख्या पूछ रहा तो दोनों को घटाया 70, 70 का आधा 35। 37 और 35 दो संख्याएं हैं जो क्रमागत विषम संख्या है और जिनके वर्गों का अंतर 144 आ रहा भाई। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ गया होगा बिल्कुल आराम से। तो आपको a माइनस बी पता था, a प्लस बी निकाल दिया आपने, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 3, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? ऑप्शन है 109, 120, 127, 131। ट्राई कीजिए भाई। ट्राई करने के बाद ऑप्शन अपना आंसर जरूर लिख लेना भाई। ठीक है भाई। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप सवाल को कर रहे हैं तो एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह करिए। आप पहले अपना हिसाब से अपना आंसर लिखिए, फिर बाद में हमारे आंसर से मैच कीजिए। क्योंकि अगर हम सोचे कि चलो लिखते नहीं है तो हमें लगता नहीं यार मैं तो इसको ही देता, लेकिन जो हमने लिख दिया वही फाइनल होना चाहिए, ठीक है ना? तो तभी पता चलता असलियत का अपने का। आ जाते हैं। अब ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब इतना तो हर कोई जानता है कि लैसे निकालना है। किसका लैसे निकालना है? इनका। और इनका लैसे कितना है भैया? 120। ठीक है, इन तीनों 3, 5, 6, 8 का लैसे कितना आ गया? 120 आ गया। अब देखिए, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 11 घटाए? a में से 11 घटाए तो ये प्राप्त हो जाना चाहिए, ये कट जानी चाहिए, यानी 120 प्राप्त होना चाहिए। तो a बराबर कितना आ गया भैया? 131 आ गया। मान लिया वो संख्या a है, उसमें से 11 घटाने के बाद कटेगा, और कटेगी कौन सी संख्या? 120 कटेगी। तो 120 कब प्राप्त होगा? जब उस संख्या में से 11 घटाए। तो वो संख्या 120 से 11 ज्यादा है, यानी आंसर क्या भैया? 131 है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 44% वोट मिलते हैं और वह 1800 वोटों से हार गया। उस चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी है? आपके सामने लिखा हुआ भाई, ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है भाई, आ जाते हैं। तो देखिए, 2 उम्मीदवार है, इसको सवाल को बहुत आराम से करना हमें समझते हुए। ए और बी 2 उम्मीदवार है, एक को 44% वोट मिले। अब क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, एक को 44 मिले तो दूसरे को पक्का 56% वोट मिले होंगे। तो ये टोटल का ना, तो टोटल का इसको और इसमें कितने परसेंट का अंतर है? 12% का। और 12% जो है 1800 के बराबर है, क्योंकि जो ये 1800 वोटों से हारा है, ये 1800 से जीता है भाई। तो कितने का अंतर है? 12% का। टोटल का 12%। तो मान लिया टोटल वोट है टी का 12% बराबर 1800। ठीक है, कह सकते हैं हम। ओके, अब इस देखिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, अभी समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है हर चीज को, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं, टी का 12% बराबर 1800, 12 और 100 को इधर ले गए, गुणा 100/12। 12 से ये 150 बार कट गया, आंसर आ गया 15,000। जिन्होंने थोड़ा सा गलत किया होगा उन्होंने 30,000 भी किया होगा भाई, चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। आज वीडियो में थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि हमें समझाना भी है और हमें यह भी बताना कि कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं। ओके, तो आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वर्ग का परिमाप 1 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ट्राई कीजिए भाइयों। ओके भाई, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपने आंसर लिख लिया होगा। सही आंसर ये है, बिल्कुल आसान सा है। किसी वर्ग का परिमाप 1 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों भुजाओं का योग 1 सेंटीमीटर, तो एक भुजा होगी 1/4।
और अब उसका वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है तो 1/4 का वर्ग कर दो, या तो ये कह लो या इसको ये कह लीजिए 0.25, क्योंकि 1/4 0.25 होता है, ये भुजा आ गई है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई माथापच्ची नहीं, बस हमें ये देखना था कि आप दशमलव वगैरह कहाँ टिका रहे हैं। ओके, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो गलती होने के चांस बन जाते हैं भाई। आइए, क्योंकि हम हर तरह का सवाल रख रहे हैं भाई। किसी टेस्ट में बहुत अच्छा सवाल है भाई, इस पर पूरा टाइम देना आपको, ठीक है। ओके, किसी टेस्ट में 900 छात्रों ने हिस्सा लिया, जितने छात्र फेल हुए उतने ही प्रतिशत छात्र पास हुए, तो टेस्ट में फेल छात्रों की संख्या कितनी थी? आपको बताना 900 में से कितने छात्र फेल हुए। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए बड़े आराम से। ओके भाई, बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है बहुत सारे भाइयों ने सही किया होगा। आ जाते हैं भाई, तो कुल छात्र हैं 900, याद रखना। तो इसमें से कुछ पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं। देखिए, पास और फेल, ये क्या कह रहा है? जितने छात्र फेल हुए हैं, मान लिया छात्र फेल छात्रों की संख्या ए है, क्योंकि कह रहा है फेल छात्रों की संख्या बताओ। जितने छात्र फेल हुए उतने ही प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। ए छात्र फेल हुए हैं तो A% पास हुए हैं टोटल का, तो इसका मतलब 900 का पास कितने हुए, 900 का A%। देखिए, ए छात्र फेल हुए तो उतना ही परसेंट, 900 का A% पास हुए हैं। ओके, और इन पास और फेल को मिलाए तो कितना आ गया भैया, कुल छात्र। पास छात्र और फेल छात्रों को जोड़े तो कुल छात्रों की संख्या गई। इसको काट लिया, 9A + A यानी 10A बराबर 900, तो A बराबर कितना आ गया, 90। इसका मतलब फेल छात्रों की संख्या A माना था, फेल छात्रों की संख्या 90 है। 90 छात्र फेल हुए और 90% पास हुए हैं। लैंग्वेज पर ध्यान देना भाई, सवाल बहुत अच्छा था, आपको मालूम भी हो गया होगा, जब करेंगे तो आपको पता भी चलेगा सर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आसान सा सवाल है, लाभ और हानि का। एक वस्तु को 480 रुपए में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचे कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, आ जाते हैं। तो भाई जी देखिए, बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर 600 दिया है, तो भाई आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है। एक बात और सर, अगर आप सोच रहे हो कि हमसे थोड़ी जल्दबाजी में गलती हो गई है, तो भाई ये याद रखना कि अगर आप यहां जल्दबाजी कर रहे हो तो एग्जाम हॉल में भी जल्दबाजी ही होगी, वहां भी गलतियां होंगी। तो गलतियों को यहां पर सुधारिए। ओके, समझ में आ गया ना? तो अगर आपकी यहां गलती हुई है, चाहे कैसे भी हुई है, चाहे आप ये सोच रहे हैं लगाना यहां चाह रहे थे लग गया गलत, तो भी आप गलत ही गिनकर चलिए उसको भाई, आदत डाल लीजिए ये सर। ओके, आ जाते हैं भाई। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मान लिया विक्रय मूल्य है V, ध्यान से सुनना भाई। लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य का 25% यानी V/4। 25% V/4 होता है, V गुणा 25/100 V/4 आ गया। तो ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है, और विक्रय में से लाभ घटाए तो बराबर कितना होता है? 480 रुपए। सभी जानते हैं भाई, विक्रय माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको 4V - V कितना आ गया? 3V/4 बराबर 480। तो 3 और 4 को इधर ले गए तो 4/3 आ गया 640। 600 नहीं है भैया, 640 है। ओके, आंसर आ गया A। कोई डाउट तो नहीं सर? ये ध्यान रखना कि किस पर लाभ हानि पूछा गया है, तो वो भी तो डिपेंड करेगा, उस चीज पर भी डिपेंड करेगा आपको। सवाल बहुत आसान था, लेकिन अगर आपने गलती की है तो भैया गलती का तो 1 नंबर ही कटेगा, चाहे आपने आसान सवाल गलत किया या टफ सवाल गलत किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, बहुत अच्छा सवाल है। अक्षय ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में बेच दी, फिर वही वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और 1300 रुपए में बेच दी, तो पूरे सौदे में अक्षय को कितने रुपए का लाभ हुआ? बहुत आसान है, ऑप्शन है 200 रुपए, 100 रुपए, ना लाभ ना हानि है, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। तो देखते हैं सर, इसका सही आंसर है 200 रुपए। बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो
तो देखिए सर, अगर इस सवाल को हम दूसरे तरीके से मान ले, देखिए समझा रहा हूं मैं कैसे करना है। इस सवाल को ये मान रहे हैं कि एक अक्षय ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, 1100 रुपए में बेच दी। आपको सोचना, सिंपल, कुछ नहीं करना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आज अक्षय गया मार्केट में, 1000 रुपए के सामान खरीदा, 1100 रुपए में बेच दिया। आज रुपए उसने कमा लिया, 100 रुपए की उसे लाभ हो गया। अगले दिन गया दूसरी वस्तु, यहां पर वही वस्तु कह रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी वस्तु मान लो, दूसरी वस्तु 1200 में खरीदी और 1300 में बेचा है उसी दिन। तो आज एक 100 रुपए कमाए, कल 100 रुपए कमाए, दोनों दिन में कुल कितने हो गए भैया? 200 रुपए का लाभ हो गया। कुछ भाई अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, और याद रखना, हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज रहें, थोड़ा सा और सोचते हैं। अक्षय के पास कुछ रुपए थे, कितने भी मान सकते हो आप, बस 1000 से थोड़े ज्यादा मानना, 1500 मान लो, 2000 मान लो। चलिए मान लिया हमने, अक्षय के पास थे 2000 रुपए, ध्यान से रखना भाई, उसके पास 2000 रुपए थे, ठीक है। अक्षय ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, तो पहली कंडीशन में उसने 2000 में से 1000 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने अब उसके पास? 1000 रुपए, ठीक है। ये समझाने, सवाल तो हो चुका है, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं। 2000 रुपए में से 1000 की सामान खरीद लिया, 1000 रुपए शेष बचे हुए हैं उसके पास, हम शेष पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब उसके पास 1000 रुपए थे, उसने 1100 में वस्तु बेच दी, यानी उसको 1100 रुपए मिल गए। अब उसके पास कितने हो गए? 2100 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए बचे हुए थे, 1100 में वस्तु बेच दी, 2100 हो गए। फिर वही वस्तु 1200 में खरीद ली, अब 2100 थे, 1200 रुपए में वस्तु खरीद ली, यानी 1200 रुपए उसने खर्च कर दिए, कितने बच गए? 900 रुपए। अब उसके पास कितने रुपए? 900 रुपए हैं। अब उसने कितने में बेच दी? 1300 में बेच दी, कितने हो गए? 2200 रुपए। अब उसके पास वर्तमान में पूरे प्रोसेस के बाद 2200 रुपए हैं, जबकि शुरुआत में कितने थे? 2000 थे। लाभ कितने का हुआ भाइयों? 200 रुपए का लाभ हुआ है। बड़ा आसान सवाल था, लेकिन कुछ भाइयों का दिमाग जरूर घूम गया होगा थोड़ा सा सवाल में। तो भाई सवाल वही होता है जो आसान हो लेकिन सोचना पड़े। याद रखना, सवाल वो अच्छा नहीं मानता मैं उसको कि भैया इतनी लंबी कैलकुलेशन दे दी। कैलकुलेशन से अच्छा सवाल नहीं होता, लॉजिकल सवाल होना चाहिए। मेरे सवालों में मैं कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देता। अगर मैथ कर रहा तो बंदा कैलकुलेशन तो कर ही लेगा ना। ओके, चलिए सर, क्लियर हो गया। अगले सवाल पर आते हैं। एक बात और भाई, 12वें सवाल के लिए कमेंट करेंगे प्लीज कि आपका 12वां सवाल ठीक हुआ या गलत हुआ, ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि आप जो हैं कहाँ तक सोच रहे हैं इस बारे में। ओके, और दूसरा एक बात और, 12वें सवाल के बारे में आप कमेंट करेंगे सही हुआ या गलत हुआ। इसके बाद ये और बताएंगे कि इस पूरी वीडियो में आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा। ओके भाई, ये जरूर इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट का भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग से 4 गुणी है। 4 गुणी। 2 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से 3 गुणी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 32, 36, 40 है, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, आ जाते हैं सर, देखते हैं। देखिए सर, पिता है और उसके 2 पुत्र हैं। बड़े आराम से सवाल को करेंगे हम, ठीक है। मान लिया उसके दोनों पुत्रों की आयु का योग है ए साल। याद रखना, दोनों पुत्रों की आयु का योग, तो पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु से योग से 4 गुना है। 4 गुना, तो इसके मतलब पिता की आयु कितनी है? 4a है। दोनों पुत्रों की आयु का योग a है, तो उसके पिता की आयु 4a है वर्तमान में। ओके, 2 वर्ष बाद, याद रखना ये वर्तमान है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु 2 साल बढ़ जाएगी, लेकिन पुत्रों की आयु 2 बढ़ेगी या 4 बढ़ेगी? 4 बढ़ेगी, क्योंकि पुत्र 2 हैं। बड़े पुत्र की 2 साल बढ़ेगी, छोटे पुत्र की भी 2 वर्ष बढ़ेगी, तो टोटल 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा भाई। अब सवाल बड़ा आराम से हो गया। ये पिता की आयु, ये पुत्र की आयु। अब क्या कह रहा देखिए, 2 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से 3 गुना। पिता की आयु बराबर पुत्रों की आयु का योग का 3 गुना। हो गया सर सवाल। पिता की आयु बराबर पुत्रों की आयु का योग का 3 गुना। ओके, देखते हैं। 4a + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो इतने रहेगा, 3a + 12। एक तरफ कर लेते हैं संख्याओं को, इसको एक तरफ कर लेते हैं। a बराबर आ गया भैया 10। a बराबर 10, तो 2 पुत्रों की आयु का योग 10 साल था, पिता की आयु होगी 4a। वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, 4a यानी 40। पिता की वर्तमान आयु 40 है।
आप इसको वर्तमान और बाद वगैरह करके भी लिख सकते हो। ठीक है, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, लेकिन वो आपको मालूम हो गया होगा। एक बात और, अगर आपको लग रहा होगी शॉर्टकट तो देख लीजिए, ऐसी जगह आप कहाँ तक नए नए जुगाड़ सोचेंगे सर। ओके, अभी ये चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने लाए जाएंगे जिनमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। और आजकल लॉजिकली सवाल आ रहे हैं हर एग्जाम में। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है। 3 पथिकों में से अमित के पास 6 रोटी हैं और दीपक के पास 4 रोटी हैं, जबकि सोनू के पास एक भी रोटी नहीं है। 3 जा रहे हैं, मुसाफिर जा रहे हैं, पथिक मतलब मुसाफिर, जिनमें से एक के पास 6 रोटी है, दूसरे के पास 4 रोटी है, तीसरे के पास कुछ नहीं है। तीनों ने बराबर रोटियां खाई, तो कहीं भूख लगी है तो तीनों चलो लंच करने बैठ गए, तो तीनों ने बराबर रोटियां खा ली। बदले में सोनू ने, जिसके पास एक भी रोटी नहीं थी, कहने लगा भाई आप जो है इनका मुझसे पैसा ले लेना। तो उसने बदले में सोनू ने 60 रुपए दिए कि भैया आप अपना बंटवारा कर लो जैसा भी है, क्योंकि मिलकर खाया उन्होंने। तो उनमें से अमित को कितने रुपए मिलेंगे? ट्राई कीजिए भाई, ऑप्शन 36, 24, 48 या इनमें से कोई नहीं। ओके भाई, बहुत अच्छे। तो भाई जिन्होंने 36 किया उनका आंसर गलत है भाई। इतना मैंने पहले ही बोल दिया था कि सवाल अच्छा है। जब मैं सवाल अच्छा बोल रहा हूं तो आसान नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा हुआ है भाई। आ जाइए, क्यों है देखिए सर। देखिए 6 और 4 10 रोटी हैं, तो बराबर बराबर कैसे कट सकती है? तो एक काम करते हैं हम, 10 रोटियों के टुकड़े, क्योंकि 10 रोटी पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, 10 रोटियों के टुकड़े कर लेते हैं जो 3 में बढ़ जाए। अब 10 का गुणज ऐसा देखिए जो 3 में बढ़ जाए, तो 10 का गुणज 30 है, तो 30 टुकड़े कर लेते हैं, हर रोटी के बराबर टुकड़े। ये मानकर चलेंगे बराबर रोटी है, ऐसे नहीं कि एक बड़ी रोटी ले आए एक छोटी, वो छोड़ देते हैं सर। हम मैथ में सिंपल सोच कर चलते हैं। तो मान लिया 10 रोटी है तो उसके 30 टुकड़े करेंगे भाई, यानी एक रोटी में से कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े। अब 30 टुकड़े करने, याद रखना 30 टुकड़े करने हैं। ओके, अब आ जाते हैं अमित, दीपक और सोनू। शुरू में अमित के पास 6 रोटी थी, यानी 18 टुकड़े थे। दीपक के पास 4 रोटी थी, 4 का मतलब 12 टुकड़े थे। सोनू के पास कोई टुकड़ा नहीं था, रोटी नहीं थी। तो ठीक है, फिर तीनों ने 10-10 टुकड़े खाए हैं, क्योंकि 30 टुकड़े टोटल करे हमने, ऐसा जिसका बंटवारा बराबर कर सके। लिखा हुआ ना बराबर रोटियां खाई हैं, तो इसका मतलब इसने कितने टुकड़े दिए इसको? 8 टुकड़े। इसके पास 10 रह गए, 8 इसने दे दिए, 8। इसके पास 10 रह गए, इसका मतलब इसने कितने दिए? 2। तो अमित ने 8 दिए और दीपक ने 2 दिए हैं। अमित ने कितने दिए हैं? 8। दीपक ने कितने दिए हैं? 2। अनुपात कितना है? 4:1। ओके, यानी 4 हिस्सा अमित ने दिया, 1 हिस्सा दीपक ने दिया, टोटल 5 हिस्से। 5 हिस्से में 60 रुपए। या ऐसा नहीं करो, 8 टुकड़े, 2 टुकड़े, 10 टुकड़े, 10 टुकड़े 60 रुपए के, तो एक टुकड़ा कितने रुपए का? 6 रुपए का। अब जब एक टुकड़ा 1 भाग 6 रुपए का, तो 8 भाग 48 रुपए के। अमित ने 8 भाग दिए हैं, तो अमित को मिलेंगे 48 रुपए। पूछ रहा अमित को कितने रुपए मिलेंगे। हो गया सर, सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल था भाई, थोड़ा सा सोचना था। फिर से देख लेते हैं। अमित ने 8 टुकड़े दिए, दीपक ने 2 टुकड़े दिए। यहां पर 1 मिनट में हटा देता हूं, कुछ कंफ्यूज हो जाए कभी। अमित ने कितने टुकड़े दिए? 8। दीपक ने कितने दिए? 2 टुकड़े। ओके, तो 10 टुकड़े सोनू को मिले हैं। 10 टुकड़ों के बदले में उसने 60 रुपए अदा किए हैं। तो इसका मतलब 10 टुकड़े 60 रुपए के, तो एक टुकड़ा भैया 6 रुपए का। 1 6 का, तो 8 टुकड़े 48 के। और अमित ने 8 टुकड़े दिए, तो अमित को कितने रुपए मिलेंगे? 48 रुपए मिलेंगे। क्लियर है भाई? बहुत अच्छा सवाल था, आपको भी मालूम हो गया होगा सर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी मिश्रण में 10% पानी है, यदि मिश्रण में और पानी मिलाकर मिश्रण की मात्रा को 1.5 गुना कर दे, तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। देखते हैं। देखिए, इस सवाल को बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में। हम देखते हैं मिश्रण और उसमें है पानी,
तो मिश्रण मान लिया 100 था, तो पानी कितना था? 10 लीटर था। 100 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर पानी था। अब क्या कह रहा है? यदि मिश्रण में और पानी मिलाकर मिश्रण को 1.5 गुना कर दे, मिश्रण को 1.5 गुना करना है यानी 150 करना है, तो इसका मतलब 50 लीटर बढ़ाना है, तो पानी कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि पानी मिलाकर ही करना ना, इसमें दूध नहीं मिलाना। ये कह रहा है कि यदि मिश्रण में और पानी मिलाकर 50 लीटर पानी मिलाएंगे तभी तो 1.5 गुना होगा, ये 150 होगा। ठीक है, इसको 1.5 गुना कर दे तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा? अब ये बताना इसमें कितने परसेंट पानी है। तो 150 का कितने परसेंट? 60 होता भैया, बोलिए 150 का कितने परसेंट? 40%। 150 का कितना? 40%, 60 होता है। ओके भाई, ठीक, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहां पर नहीं बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कितने प्रतिशत वार्षिक साधन ब्याज की दर से 5 वर्ष के मिश्रधन और मूलधन में, इसको और को हटा देना, मिश्रधन और मूलधन में 3:2 का अनुपात होगा? ठीक है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया था। कितने प्रतिशत वार्षिक साधन ब्याज की दर से 5 वर्ष के मिश्रधन और मूलधन में 3:2 का अनुपात होगा? 5%, 10%, 20% या 25%? ट्राई कीजिए भाई, बहुत आसान सवाल है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। अभी ये क्या कह रहा है? मिश्रधन और मूलधन, यानी 3 रुपए मिश्रधन है, मूलधन 2 रुपए है। जितना अनुपात है उतने रुपए ही मान लो। 3 रुपए मिश्रधन है, 2 रुपए मूलधन है, इसका मतलब ब्याज कितना है? 1 रुपए। तो ब्याज है 1 रुपया, मूलधन कितना? 2 रुपया। दर पूछ रहा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है? 5/100। बिल्कुल साधारण ब्याज वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, मूलधन 2 रुपए, दर पूछ रहा है समय 5 वर्ष बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज होता है 3 रुपए मिश्रधन 2 रुपए ब्याज, तो 3 रुपए मिश्रधन 2 रुपए मूलधन, तो इसका मतलब ब्याज कितना भैया? 1 रुपया है। ठीक है, तो इस दोनों से काटें तो कितनी बार कट गया? 10। R बटे 10 1, तो R बराबर कितना आ गया भैया? 10% वार्षिक। आंसर आ गया बी। ठीक है, आसानी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए। पिछला सवाल साधन ब्याज का था, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज पर है। उसने पहले वर्ष के अंत में 40,000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 30,000 रुपए लौटा दिए। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए और लौटाने पड़ेंगे? बिल्कुल सिंपल है, ट्राई कीजिए भाई। ओके, आ जाते हैं भाई। देखिए, उसके पास पहले कितने थे? 75,000 रुपए। उसने जो लिया ब्याज 75,000 रुपए लिया, 20% पर ब्याज बैठा 15,000, यानी कितने हो गए? 90,000 रुपए। ठीक है, 1 साल बाद हो गए 90,000। ये मूलधन था, 15,000 ब्याज लग गया, तो 90,000 रुपए हो गए। 90,000 में से उसने 40,000 लौटा दिए, बचे कितने? 50,000 रुपए। ठीक है, अब 50,000 पर फिर 20% का ब्याज लगेगा, क्योंकि दर तो फिक्स है, 20% का ब्याज लगता है, तो कितना हो गया? 10,000 रुपए ब्याज लग गया, 60,000 रुपए हो गया। 50,000 का 20% तो 10,000 है ही है, 60,000 रुपए हो गया। 60,000 में से 30,000 लौटा दिए, 30,000 ही बच गए। अब उसके पास जो बचा हुआ है वो 30,000 रुपए का कर्ज बचा हुआ है, और तीसरे साल के लिए इस पर ब्याज लगेगा 6,000 रुपए। इसका 20% कितना हो गया? 6,000, यानी उसे कितने लौटाने पड़ेंगे? 36,000 रुपए। ये आप बिना पेन की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा सही से जानते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए की क्षमता बी की क्षमता से 40% अधिक है। ए किसी काम को बी से 8 दिन पहले समाप्त कर लेता है, तो उस काम को करने में बी को कितने दिन का समय लगेगा? ऑप्शन है भाई आपके सामने, ट्राई कीजिए। ओके, बहुत अच्छे भाई, आ जाते हैं। हम ए और बी की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत आसान करते हैं। क्षमता ए की क्षमता बी से 40% अधिक है, बी की क्षमता 100 है तो ए की 140 है। अनुपात कितना है? 7:5 का। ठीक है, 7:5 का अनुपात है भाई, 20 से काट दिया हमने इसको। क्षमता में, अब क्षमता, जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसको समय कम लगेगा, वो जल्दी काम को निपटाएगा। जिसकी क्षमता कम है वो ज़्यादा समय लगेगा, यानी क्षमता और दिन का अनुपात उल्टा होता भैया, 5:7। चाल समय वाले में मैंने आपके सामने ये एक तरीके से कुछ सवाल करके दिखाए थे। तो क्षमता और समय का अनुपात या दिन का अनुपात उल्टा होता है, तो ए को लगेंगे 5x, बी को लगेंगे 7x। कितने दिन का अंतर आएगा? 2x का। ओके, ये क्या कह रहा है? बी से
ए किसी काम को बी से 8 दिन पहले समाप्त कर लेता है। कितने दिन का अंतर? 8 दिन। तो यहां 2x का अंतर, वहां 8 दिन का अंतर, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। अब पूछ किसके रहा है? तो b को कितने दिन का समय लगेगा? b को लगेंगे 7x, तो 1x बराबर 4 है, तो 7x बराबर भैया 28 दिन। आंसर आ गया सी। ओके, क्लियर हो गया? अगले सवाल पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पुल को 1.2 मिनट में पार कर जाती है, तो उस पुल की लंबाई कितने मीटर है? मीटर में है, ये दे रखा है। ऑप्शन 750, 900, 1020, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आ जाते हैं भाई। देखिए, अगर आपने 750 लाए हो तो आपका आंसर गलत है भाई। ओके, चलिए। अगर आप 1020 लाए हैं तो भी आपका आंसर गलत है भाई। सही आंसर 900 आएगा। क्यों आएगा वो देखते हैं सर। देखिए, इसमें दो चीज दे रखी है। चाल कितनी है भैया? 54 गुणा 5/18, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 15 मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। ठीक है। समय कितना दे रखा? 1.2 मिनट। अब यहां पर गलती होती है। बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत किया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। 1.2 मिनट, बहुत सारे 1.2 मिनट को 62 सेकंड ले लेते हैं, गलत है। बहुत सारे 1.2 मिनट को 80 सेकंड ले लेते हैं, गलत है। तो 1.2 मिनट कितना बनेगा? देखिए, जितने भी मिनट है उसमें 60 की गुणा कर दीजिए, 72 सेकंड आ गया। ये ध्यान रखना बस। ना तो ये 62 है ना 80 है, ये कितना? 72 है। ओके, तो 1.2 मिनट मतलब 72 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड। तो दूरी कितनी होती है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई जमा पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई बराबर 72 गुणा 15। 72 गुणा 15 करें तो 1080। अब रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़कर 1080 आ रहा है, यानी 180 जमा पी बराबर 1080। इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा भाई? 900 मीटर। 1080 में से 180 गया, 900 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 180, पुल की लंबाई 900 मीटर, दोनों मिलकर 1080 हो रहा था। ओके भाई, आसान ही सवाल था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। ओके, यदि किसी तार को वर्ग के आकार में मोड़े तो उसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार के आकार बदलकर वृत्त जैसा कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक ही तार है, उसको पहले सर्किल के रूप में, बाद में स्क्वायर के रूप में, या पहले स्क्वायर के रूप में, बाद में सर्किल के रूप में, दोनों तरफ से सवाल पूछा जा सकता है सर। ठीक है, तो अब उसका क्षेत्रफल बताना कितना होगा। ट्राई कीजिए भाई, ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है भाई, ओके। पहला सवाल की बात करते हैं अब हम। किसी तार को वर्ग के आकार में मोड़े। एक तार है, इसको वर्ग बना रखा है, तो क्षेत्रफल 121 है। 121 का मतलब उसकी भुजा कितनी है? 11 है। क्लियर है? तो उस तार की टोटल लंबाई कितनी है? 44 है, क्योंकि चारों भुजाओं के योग के बराबर ही तो होगा। परिमाप भाई यही तो बराबर है, 44। ओके, अब देखिए, इसी तार को मोड़कर हमने सर्किल बना दिया। उसी तार को आकार बदलकर वृत्त जैसा कर दे, सर्किल के रूप में बना दे, तो ये जो है 44 ही तो रहेगा, क्योंकि तार तो वही है। पहले भी तार 44 था, अब भी 44 है, तो अभी भी 44 रहेगा। इसका मतलब 2πr बराबर 44। इसकी जो परिधि होगी वो 2πr बराबर 44। तो r बराबर कितना आ गया? 7। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44 कर दे, r बराबर 7 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? तो इसका क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो कितना हो गया? πr²। आंसर भैया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब तो आराम है, आर आ गया तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इसमें ये सोचना था इसका परिमाप और इसकी परिधि बराबर होनी है, बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। जो आसान सवाल लग रहे हैं मैं उन पर टाइम नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है भाई, देखते हैं। तो देखिए सर, इस सवाल को क्योंकि यहाँ पर ऐसे सीधा लिखा हुआ तो इसको आसान बनाने के लिए हम इस रूप में लिख देते हैं। 123 का वर्ग माइनस 122 का वर्ग
-20 और इस पूरे का भाग है 13 का वर्ग -12 का वर्ग, कह सकते हैं। अब पहले इसको करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, दोनों को जोड़े 245 गुणा ए माइनस बी, घटाएं तो 1 माइनस बाहर लिखा हुआ 20 बटे इन दो, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, गुणा 1 हो जाएगा। 13 में से 12 गया 1। अब देखिए 245 गुणा 1, 245 रहा, माइनस 20 करें तो 225 बटे नीचे क्या आ गया 25, काटे तो कितना आ गया भैया 9, आंसर आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 7 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 7 गुना, यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए भाई आपके सामने आंसर भी लिखे हुए हैं, ट्राई कीजिए। ओके, बहुत अच्छे, आपने, मुझे उम्मीद है आपने आंसर नोट कर लिया होगा। सही आंसर है डी। अगर आपने 27 किया तो गलत हो, आपने 48 किया तो गलत हो। 27 और 48 दोनों आ रहे हैं सर, क्यों आ रहे हैं वो देखते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, ये जो योग है ये अंतर के 7 गुणे के बराबर है, यही कहेंगे। इसका मतलब a प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b, a को इधर ले जाओ b को इधर ले जाओ तो 8b बराबर 6a। इसका मतलब a बटे b बराबर 8 बटे 6 यानी 4 बटे 3। दोनों संख्याओं में 4-3 का अनुपात है। अब इसने ये नहीं कहा कि कौन सी संख्या 36 है, पहली नहीं बताई दूसरी नहीं बताई, कोई सी भी हो सकती है ना। तो 4-3 का अंतर है, 4-3। अगर इसको 4 माने तो छोटी संख्या हो जाएगी 27 और इसको छोटी माने तो बड़ी संख्या हो जाएगी 48। अब तो आसान है, दो संख्याओं में 4-3 का अनुपात है। एक को इसको 4x माने तो 3x 27 और इसको 3x माने तो 4x 48 हो जाएगा भाई। ओके, सही आंसर है डी, कोई डाउट नहीं। अगले सवाल पर, इसमें हमें वही देखना था, आप जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर या 16 सेकंड से हराया तो ए ने दौड़ कितने समय में पूरी की। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं भाई, ट्राई कीजिए। ओके भाई, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अपना आंसर नोट कर लिया होगा। देखते हैं भाई, बहुत सारे भाई ने अलग अलग ढंग से किया होगा। तो 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया है। अगर आपने 5 मिनट 20 सेकंड दिया तो आंसर गलत हो चुका है भाई आपका। देखिए इसको समझते हैं हम, आंसर डी है वैसे तो। ये 2 किलोमीटर की दौड़ थी, ए ने बी को हराया, ए यहाँ बी यहाँ, 0 स्टार्ट यहाँ था, ये यहाँ से शुरू हुई, ए ने बी को हराया, ए ने बी को 100 मीटर से हराया, यानी जब ए 2000 पर था तो बी 1900 पर था। ठीक है, 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया। ओके, तो ए जब 2000 पर था, बी 1900 पर था, 100 मीटर पीछे था। ओके, या 16 सेकंड से, इसका मतलब ए के पहुंचने के 16 सेकंड बाद बी पहुंचता है। याद रखना मैंने क्या कहा, जब ए पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पर उसके 16 सेकंड बाद बी पहुंचता है। बहुत सिंपल सवाल बन गया। अब तो बाद में कौन गया, बी। बी ने 100 मीटर कितने में भैया, 16 सेकंड में। बी ने 100 मीटर 16 सेकंड में, तो 200 कितना में चलेगा भैया ये, 32 में। तो 2000 कितने में चलेगा भैया ये, 320 सेकंड में। तो बी जो है 2000 मीटर 320 सेकंड में जा रहा है, बी, याद रखना। तो ए ने दौड़ कितने समय में पूरी की। अब बहुत से कहेंगे जी हमने तो यही तो गलती की है छोटी सी। भैया मैं बोल रहा हूं बार बार, गलती गलती है भाई, कैसे भी कीजिए आप। तो जब बी ने 320 सेकंड लिया है और पूछ रहा ए, तो ए ने बी को हराया था 16 सेकंड में से, इसका मतलब ए 16 सेकंड और कम टाइम लिया है ना, और कम टाइम लिया, ज्यादा नहीं लिया। देखिए मैंने सारे ऑप्शन लिख रखे हैं, ये भी लिख रखा है, ये भी लिख रखा है। ठीक है, तो 320 में 16 कम करेंगे तो 304 सेकंड, और 304 सेकंड का मतलब होता है 5 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, अगर आप 16 नहीं घटाएंगे तो भी ऑप्शन मिलेगा, जोड़ेंगे तो भी ऑप्शन में मिलेगा। इसी तरह से हमने सवाल को सेट किया था सर।
ओके भाई, तो 5 मिनट 4 सेकंड में वो दौड़ पूरी हुई। अगले सवाल पर आते हैं। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 52 आता है। उसी संख्या को 24 से भाग दे तो शेष कितना होगा? ऑप्शन है 4, 6, 0 या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सर, शाबाश। इतना टाइम बहुत है, आ जाते हैं। तो भाई अगर आपने 4 किया है तो गलत है भाई। अब अगर आपने ये किया है तो भी गलत है भाई। सही आंसर है 0, 0। अब ये उन भाइयों के लिए बहुत अच्छा सवाल है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के भरोसे रहते हैं। उनकी आंख खोलने के लिए सवाल है। याद रखना, मैं ऐसे सवाल नहीं उठा रहा जो मतलब ट्रिक को फेल करने वाले होते हैं। जो भाई ट्रिक के भरोसे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के भरोसे से रहते हैं, उनके लिए बता रहे हैं हम कि भैया ट्रिक हर जगह कामयाब नहीं होती, बिना बेसिक नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रिक कामयाब है तो भाई जी, अगर जिस दिन मूड होगा उस दिन हम ऐसे सवाल देंगे कि आपकी सारी ट्रिक धरी की धरी रह जाएंगी। तो वो चलिए छोड़िए उसको, अभी हम इस पर आ रहे हैं। सिर्फ ये थोड़ी सी आंख खोल सकते हैं, बहुत आसान सवाल था। ओके, चल देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या को 68 से भाग दें। एक संख्या ए, इसको 68 से भाग दिया तो भागफल 25 और यहां पर शेषफल 52 आता है। उसी संख्या को यानी ए को 24 से भाग दे तो शेष क्या आएगा? अब ये आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। आप ये तो जानते होंगे, ऐसी कंडीशन में ए बराबर 68 गुणा 25 प्लस शेष क्या 52, तो ये आ गया 1752। 68 गुणा 25 1700, 1700 में 52 जोड़ा 1752 आ गया। तो वो संख्या 1752 है। ठीक है, 1752 को अब 24 से भाग देना है। अब तो हो गया सर सवाल। अब आप देखिए हमारी संख्या क्या है? 1752। तो 1752 को 24 से भाग देते हैं। 7 बार चलता है, 7 चौके 28, 168, 24 सत्ते 168 आ गया। यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 2, 24 थी 72, पूरा पूरा कट गया, शेष बचा 0। आंसर 0 भाई। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे ट्रिक के भरोसे होते हैं तो वो सवाल में कुछ सोचना ही नहीं चाहते और वहीं पर वो मार खाते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। केवल ट्रिक के भरोसे मत रहिए, ट्रिक अपने आप आ जाती है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किसी वस्तु को 10% बट्टे पर बेचने से 10 रुपए का लाभ होता है और 20% बट्टे पर बेचने से 20 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन है 220, 250, 260 या 300 रुपए। ओके भाई, ठीक है भाई, इतना टाइम बहुत। आ जाते हैं। आपने वीडियो पॉज करके आंसर लिख लिया होगा, लास्ट सवाल वैसे है। तो भाई देखते हैं, ये जो आप सभी जानते हैं कि जो बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता, क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता। जिन्होंने इसको क्रय मूल्य पर कर दिया होगा उन्होंने आंसर 300 दिया होगा, उनका आंसर गलत है भाई, 300 नहीं है। देखते हैं, ये जो बट्टा दिया जाता है ये क्रय अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे तो 10 रुपए की का लाभ और 20% बट्टा दे तो 20 की हानि, यानी 10% और 20% बट्टे में, ठीक है, 30 रुपए का अंतर आ रहा है। एक में 10 रुपए का फायदा है, एक में 20 रुपए का नुकसान है। ठीक है, 10% बट्टे और 20% बट्टे। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जब हम अंकित मूल्य में 90% पर बेचेंगे और अंकित मूल्य का 80% पर बेचेंगे तो 30 रुपए का अंतर आएगा भाई। ए का 90%, ए का 80% का अंतर 30 रुपए है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का लाभ है और यहां 20 रुपए की हानि है। लाभ और हानि में 30 रुपए का अंतर आ गया। तो 10%, अंकित मूल्य का 10% 30 रुपए है। तो अंकित का 10% बराबर 30। तो अंकित मूल्य कितना आ गया भैया? 300 रुपए। ये तो मुजबानी का सवाल है, लेकिन याद रखना ये अंकित मूल्य आया है। पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए सवाल को अब तो आसान हो गया। किसी वस्तु को 10% बट्टे पर बेचे, यानी 300 का 90% पर बेचे, 270 रुपए में बेचे, तो
₹10 का लाभ होता है। जब इतने में बेच रहे हैं तो ₹10 का लाभ हो रहा है, यानी खरीदी कितने में है? ₹260 में खरीदी है। आंसर ₹260 आ गया भाई। ओके भाई, ठीक है। तो भाइयों, आपका मैथ का ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी इस टेस्ट के लिए, तो उसी लिहाज से हमने सवालों को कंपाइल किया है। याद रखना, हम ना तो हर सवाल को टफ लिया ना इजी लिया। हमने टफ तो किसी को कह ही नहीं सकते, थोड़े लॉजिकल सवाल लिए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम आपके सवाल गलत नहीं कराने चाहते। और हम ज़्यादा मॉडरेट सवाल भी नहीं रख सकते, कुछ सवाल बहुत आसान भी लेने पड़ते हैं जिससे कि बच्चे हतोत्साहित ना हो जाएं। तो हम बैलेंस बनाकर चलते हैं टेस्ट में। तो बाकी आपके सामने है, आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और भैया जी, आगे भी आप देखते रहिए हमारी वीडियो को। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद भाइयों।